यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें और अलग सोचें। रिच डैड एंड पुअर डैड बुक्स की ये बेस्ट लाइन है। चलिए शुरुआत करते हैं पूरी कहानी की। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्तों, वैसे तो YouTube पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे रिच डैड एंड पुअर डैड से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो पे आपको डायग्राम से रिलेटेड हर एक चीज़ को बताया जाएगा उदाहरण सहित। तो इस वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अमीर बनने का सपना हर कोई देखता है। गरीब इंसान का तो जीवन भर एक ही सपना होता है कि वो अमीर बन जाए, और अमीर इंसान और ज़्यादा अमीर बनने की कोशिश में लगा रहता है। ज़्यादातर लोग अमीरी गरीबी को किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमीर और गरीब होना आपके सोचने के ढंग और काम करने के ढंग और पैसे कमाने के तरीके पर निर्भर करता है। इन सभी बातों का प्रमाण रॉबर्ट टी कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में मिलता है। ये किताब जिंदगी में सफल होने के सभी आयामों से आपका परिचय कराती है। अमीर और गरीब बनने के पीछे के सभी कारणों और स्थितियों के बारे में इस किताब में बताया गया है। इस किताब के लेखक मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो पिता हैं, एक अमीर और वो रिच डैड कहलाते हैं, और दूसरा गरीब जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली है उसी के बारे में इस किताब में पूरा वर्णन है। जैसे कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए इत्यादि। यह किताब लोगों के अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस अर्थात आर्थिक जागरूकता पैदा करेगी। आइए इस किताब के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपकी असली कहानी। लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे, उन्होंने PhD भी कर रखा था, और उनके दूसरे पिता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। दोनों ही अपने अपने कैरियर में सफल थे। एक फाइनेंशियली पैसे की समस्या से जूझ रहे थे और दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब वे पैसे के बारे में बात करते थे तो दोनों के नज़रिए भी अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसे के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है, और दूसरे का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। अब लेखक के बचपन में उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा यह था कि वह किसकी सुने, अपने रिच डैड की या पुअर डैड की, क्योंकि पैसे के बारे में दोनों के नज़रिए पूरी तरह से अलग थे। हालांकि लेखक के दोनों पिता ही लेखक की भलाई चाहते थे। उनके पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते, हम वो नहीं ले सकते। वही उनके रिच डैड इस तरह के शब्द का प्रयोग कभी नहीं करते थे। उन्हें इस वाक्य से सख्त नफरत थी, यहाँ तक कि उन्होंने लेखक को भी इसका इस्तेमाल करने से सख्त मना किया था। लेखक के रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम कैसे उस चीज़ को ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम यह चीज़ नहीं ले सकते हो, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसके विपरीत जब आप अपने मन से ये सवाल पूछते हो कि तुम उस चीज़ को कैसे ले सकते हो, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम करने लग जाता है। उनका यह कहना बिल्कुल नहीं था कि आप सब कुछ खरीदते चलो। उनका यह कहना था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, उसे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती रहेगी और वह दिन ब दिन मजबूत बनता रहेगा। जबकि पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो, और रिच डैड कहते थे रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज डिग्री लो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ले लो। वही रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसे कैसे काम करता है वह सीखो। पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। 19 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी लेखक ने डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे, और पैसों के मामले में वो अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे। और बता दें आपको कि रियल में उनका पुअर डैड उनके सगे पिता थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर और नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन वह पैसे के मामले में बहुत गरीब थे। वही लेखक जिसे अपना रिच डैड कहते थे वो उनके दोस्त माइक का पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट अर्थात लेखक और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं वो सीखने के लिए जाते थे। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने कहानी सुना है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आगे डायग्राम से भी समझाने वाला हूँ पूरी कहानी, आप चिंता ना करें। चलिए आगे पढ़ते हैं कहानी में। रॉबर्ट के इस रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं की थी, फिर भी वह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। रॉबर्ट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
उनके अमीर पिता ने उन्हें पैसे के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इस बात पे प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं। अमीर पिता ने उन्हें कहा कि आप कितना पैसा कमाते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि कितना पैसा आप बचत करते हो। बहुत सारे लोगों को ये नियम पता ही नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने वाला गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी अचानक से अमीर तो बन जाता है, परंतु कुछ ही सालों बाद अपनी पुरानी हालात में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बचाए नहीं, सिर्फ खर्च किए। और हम ये भी देखेंगे कि कोई खिलाड़ी 25 से 30 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहा था और उनके पास 10 से 15 साल के बाद कुछ नहीं बचता और वो बेघर हो गया और उसे अपना खर्च चलाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्या आप उस खिलाड़ी का नाम बता सकते हैं? सोचिए जरा। लंबे समय से आप कितना पैसा कमाते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कितना पैसा बचा पाते हैं वो मैटर करता है। आइए इसे थोड़ा हम लोग डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले आपको एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटीज़ यानी देनदारी क्या होती है उसे समझना होगा और उसके बीच का अंतर भी समझना होगा। रिच डैड ने उन्हें साधारण भाषाओं में समझाने की कोशिश किया है कि एसेट आपकी जेब में पैसे डालते हैं, वही लायबिलिटीज़ आपकी जेब से पैसे निकालती है। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट खरीदने होंगे और यदि आपको गरीब और मध्यम वर्गीय बनना है तो आपको लायबिलिटीज़ खरीदने होंगे। कोई भी अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वह फाइनेंशियली लिटरेट होता है, अर्थात आर्थिक रूप से पढ़ा लिखा जरूर होता है। यानी पैसे कैसे काम करता है यह उसे जरूर पता होता है। पैसे काम कैसे करता है किसी भी स्कूल और कॉलेज में भी नहीं सिखाई जाती ये चीज़ें। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। हर आदमी का एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो होता ही है। इनकम स्टेटमेंट के दो भाग होते हैं, एक इनकम अर्थात कमाई और दूसरा एक्सपेंसेस। यह आपको बताता है कि आपने कितने पैसे कमाए और कितने खर्च किए तथा सब खर्च निकालने के बाद आपके पास कुल कितना पैसा बचा है, कुछ बचा भी है या नहीं। अब चलिए बात करते हैं बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट में दो भाग होते हैं, एक एसेट अर्थात संपत्ति और दूसरी लायबिलिटीज़ यानी देनदारी। आपके एसेट आपके पैसे बनाते हैं, ये आपको पैसा कमा कर देते हैं, जैसे ज़मीन, शेयर मार्केटिंग, बॉन्ड्स पे लगाया गया पैसा, प्रॉपर्टीज़ इत्यादि। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है देनदारी, जैसे घर का किराया, कार, टैक्स, लोन, क्रेडिट कार्ड्स इत्यादि। चलिए अब हम समझते हैं डायग्राम को। आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, उसको आप समझने की कोशिश करिए। चलिए बताता हूँ। नीचे दिए गए डायग्राम में एरो अर्थात जो तीर आपको दिखेगा हमें कैश फ्लो यानी कि पैसे को बहाव बताती है कि आपके पास पैसे कैसे और कहाँ से आ रही है और वो कहाँ कैसे बाहर जा रही है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो गरीब आदमी का कैश फ्लो है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इनकम स्टेटमेंट, जॉब कहाँ से आ रही है, पैसे कहाँ जा रहे हैं। एक नीचे आप देख पा रहे होंगे बैलेंस शीट। चलिए इस पर विस्तार पूर्वक बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, गरीब आदमी का कैश फ्लो। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ ऐसा ही डायग्राम होता है। मतलब गरीब आदमी के पास कमाई का स्रोत सिर्फ एक वेतन होता है अर्थात सैलरी। उनका लगभग पूरा पैसा घर का किराया, खाना, कपड़े इत्यादि में चला जाता है। महीने के अंत में अधिकतर उनके पास ना के बराबर ही पैसे बचते हैं। चलिए अब सेकंड पॉइंट जानते हैं। अब गरीब आदमी की बैलेंस शीट देखते हैं। गरीब आदमी का एसेट का कॉलम हमेशा खाली रहता है। वह इसलिए होता है क्योंकि उनके पास महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। यदि बचता भी है तो उसे एसेट में नहीं लगाते, बल्कि उसे टेलीविज़न इत्यादि मोबाइल्स, मनोरंजन के साधनों में खर्च कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें किसी ने एसेट के बारे में नहीं बताया होता है, ना ही स्कूल में और ना ही माँ बाप ने, ना ही दोस्त ने। और लायबिलिटीज़ वह खरीद नहीं पाते क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं होते। चलिए पहली डायग्राम क्लियर होने के बाद चलिए अब हम जानते हैं दूसरा डायग्राम क्या है। जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मध्यम वर्ग के आदमी का कैश फ्लो स्टेटमेंट को दर्शाता है। चलिए जानते हैं और समझते हैं। मध्यम वर्गीय लोगों का एक सेट पैटर्न होता है। जिनकी जल्दी से शादी हुई हो वह पहले किसी नए शहर के किराए पर रहने लगते हैं, फिर वह खुद नया घर लेने के बारे में सोचते हैं और नया घर लेने के बाद वह फर्नीचर लेते हैं। फिर जैसे जैसे इनकी आय बढ़ती जाती है वह वैसे वैसे कार और कुछ दूसरा सामान लेते रहते हैं। फिर उनका लायबिलिटीज़ का कॉलम होम लोन, कार लोन इत्यादि में भर जाता है। इसके बाद लोन की किस्तों की वजह से उनका खर्चा बढ़ता है और उनकी पूरी सैलरी उनके मासिक खर्चों में ही चली जाती है। इस प्रकार उनका पूरा एसेट कॉलम खाली ही रह जाता है। आइए अब हम समझते हैं तीसरा जो डायग्राम है वो अमीर आदमी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला समझते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं वो अमीर आदमी का कैश फ्लो डायग्राम है। चलिए जानते हैं।
अमीर आदमी के एसेस्ट उनके लिए पैसा कमाते हैं। लेखक के पिता का लगभग सारी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती थी और उनके पिता कई सालों से एसेस्ट में पैसा लगा रहे थे, जिसके कारण उनका एसेस्ट कॉलम उनकी लायबिलिटी से बहुत बड़ा हो चुका था, जो अब उसके एसेस्ट उनके खर्चों से ज़्यादा पैसे बना रहे थे। लेखक के अमीर पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह पूरी तरह से फाइनेंशियली लिटरेट, अर्थात वो आर्थिक रूप से पढ़े लिखे थे और पैसे काम कैसे करता है उन्हें बहुत अच्छी तरह से नॉलेज था इस बारे में। चलिए अब समझते हैं दोस्तों कुछ दूसरा पॉइंट जिसे बहुत ही ज़रूरी माना गया है। चाहे आदमी गरीब हो या अमीर, उसे पैसे तो कमाना आता है, लेकिन उसे पैसे को मैनेज करना नहीं आता। उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना होता है। उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना तो आता है, लेकिन अपने पैसे से हार्ड वर्क करवाना नहीं आता। वह बस खुद ही काम करते रहते हैं, अपने पैसे को काम पर नहीं लगाते। जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है, उसी के अनुपात में उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं और उन्हें लगाते रहते हैं, और उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसे आने से उनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए वो लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, चाहे उनका वेतन कितना भी बढ़ जाए, और उनकी आर्थिक समस्या कभी खत्म नहीं होती। वह यह कभी नहीं समझ सकते हैं कि उनकी असली समस्या यह है कि उनके पास जो पैसा है उसे वह खर्च कैसे कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। चलिए अब समझते हैं आगे। सबसे पहली बात जो आपको माननी चाहिए वह यह है कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखो, यानी कि अपने लिए पैसे बचाओ। उन बचे हुए पैसे से ऐसे एसेट खरीदो जो आपके लिए पैसा बना सके, यानी आपको पैसा कमा कर दे सके। ये बहुत बड़ी बात कही गई है इस बुक में। जी ऐसे ही करना चाहिए। चलिए अगली बात समझते हैं हम लोग। अमीर और गरीब लोगों में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि गरीब लोग पहले सब पैसे खर्च कर लेते हैं, फिर आखिर में अपने लिए रखने का सोचते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर समय वह अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते हैं, और अंत में ना ही वह उसे किसी एसेट में निवेश कर पाते हैं और ना ही किसी और काम में। और वही अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाते हैं और उसके बाद अपने खर्च करते हैं। यह करने के लिए बहुत ही प्रयास और सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्या आएंगी, फिर भी आपको सबसे पहले खुद को ही पे करना है और उसे बचाना है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसा देते हैं उनका कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है। चलिए समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम को देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे आप अपने लिए पैसे बचाकर उसे एसेट में निवेश करेंगे, वैसे वैसे आपकी कमाई के स्रोत बढ़ते जाएंगे। इस डायग्राम का अर्थ यही निकला है, आप देखिए और समझिए। चलिए अगले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसा नहीं देते हैं उनका कैश फ्लो कुछ इस प्रकार होता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चलिए दोनों कैश फ्लो को मैं कंपेयर करता हूँ, दोनों के बीच में अंतर देखते हैं। खुद को पहले पे करने वाले आदमी की एसेट का कॉलम कभी बढ़ चुका है, जिसमें वह अपने अन्य खर्चे को देखता है और उसमें जो बचता है उसे वह फिर से एसेट में ही निवेश करता है, ताकि उसे अपने वेतन पर ही पूरी तरह से निर्भर ना रहना पड़े। और वहीं पर पहले खर्च करने वाले व्यक्ति की सारी सैलरी उसके खर्च में ही निकल जाती है। उनके पास ना के बराबर पैसे बचते हैं या नहीं बचते हैं, जिससे वह अपने एसेट कॉलम को भर ही नहीं पाते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि अमीर लोग सबसे पहले एसेट वाले कॉलम पर फोकस करते हैं और गरीब लोग इनकम स्टेटमेंट पर। चलिए अब और समझते हैं। अमीर लोग अपना पैसे को बिजनेस शेयर, सरकारी बॉन्ड और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। वह कई और जगह पर भी पैसे लगाते हैं जहां से उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। उनका यह निवेश उनके लिए एसेट है जो उनके लिए पैसे कमाते हैं। जो एसेट आपको पसंद है आपको उनमें निवेश करना चाहिए। आपको यह पता करना चाहिए कि कौन कौन से एसेट की श्रेणियां आपके लिए सबसे अच्छी रहती है। उसके बारे में बहुत ही गहराई से जाकर अध्ययन करना होगा, जैसे वह आगे आने वाले समय में किस प्रकार का आपको मुनाफा दिलाएगी। इस बात पे जरूर फोकस करना होगा। उस एसेट से कोई अन्य स्रोत भी बन पाएगा या नहीं, इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। लेखक को बिल्डिंग और ज़मीनें बहुत पसंद है। इसके अलावे उन्हें इसकी गहरी समझ भी है, इसलिए वो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। उन्हें छोटी कंपनियों में भी काफ़ी जांच परख करके निवेश करना पसंद है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि अमीर लोग महंगे बंगले, आभूषण, बड़ी गाड़ी, लग्जरी चीज़ें खरीदते हैं। सबसे पहले वो एसेट खरीदते हैं जहाँ से उन्हें कमाई होती है, और इसी जगह पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लग्जरी चीज़ें पहले खरीदते हैं।
अमीर लोग सबसे पहले अपना एसेट का कॉलम मजबूत करते हैं, फिर उस एसेट से मिलने वाली कमाई से वह अपने लग्जरी का सामान खरीदते हैं। अगर उन्हें कोई महंगी चीज़ खरीदनी है तो वह सबसे पहले सोचते हैं कि तरह तरह के अपने एसेट कॉलम को मजबूत किया जाए, जिससे एसेट से मिलने वाली कमाई बढ़ेगी और उस कमाई से वह उस महंगी चीज़ को खरीद पाएंगे। वह लगातार अपने दिमाग का उपयोग करते रहते हैं, उससे एक्सरसाइज करवाते रहते हैं, जिससे उन्हें पैसे कमाने के नए नए विचार मिलते रहते हैं। इस तरह वह लग्जरी सामान खरीदने से पहले अपनी कमाई तथा उसके स्रोत बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। और वही अन्य लोगों का एक ही कमाई का स्रोत होता है, वो है नौकरी। और जब कोई लग्जरी सामान खरीदते हैं वो, तो उनकी पूरी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। चलिए अब समझते हैं, यदि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को लॉटरी लगती है तब क्या होता है। जिन गरीब या मध्यम वर्गीय लोगों को लॉटरी लगती है वह भी अपनी एसेट पर निवेश करने के बजाय खर्च बढ़ाते जाते हैं। इस तरह कुछ साल के बाद से फिर अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ पर इनकम समस्या नहीं है, समस्या ये है कि उनका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, यानी कि आप किस तरह आप उन पैसे को उपयोग कर रहे हैं। अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे हैं, और मध्यम वर्गीय लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पैसे के बारे में हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज या घरों में नहीं सिखाया जाता है। इन चीज़ों के बारे में हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें सिर्फ प्रोफेशनल स्किल के बारे में सिखाया जाता है, हमें फाइनेंशियल स्किल के बारे में नहीं सिखाया जाता है। इसलिए आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स एंड पायलट इत्यादि उन्होंने स्कूल और कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाए थे, वो आज अच्छी सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। एक बात याद रखनी चाहिए, आपके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्सेस यानी कि आय के कई स्रोत होने चाहिए। अधिकतर लोगों का एक ही कमाई का माध्यम होता है, जो कि उनकी सैलरी होती है। वह कहते हैं कि वह बहुत सुरक्षित जीना चाहते हैं, इसलिए वह अपनी सैलरी पर ही निर्भर रहते हैं, पर यह नहीं समझ पाते हैं कि एक ही कमाई के स्रोत पर निर्भर रहना कितना बड़ा जोखिम रिस्क हो सकता है। चलिए अब हम समझते हैं इनकम सोर्सेस के बारे में थोड़ा। इनकम सोर्सेस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, ऑर्डिनरी मतलब आपकी सैलरी। सेकंड, पैसिव मतलब रियल एस्टेट इत्यादि से कमाया गया पैसा, यानी जहां से आपके ना रहने और ना ध्यान देने पर भी आपको पैसे मिलते हैं। पोर्टफोलियो एंड थर्ड, पोर्टफोलियो मतलब कि शेयर बाजार और सरकारी बॉन्ड से कमाया गया पैसा। आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी, अमेजन के संस्थापक श्री जेफ बेजोस और दुनिया के सबसे महान निदेशक श्री वॉरेन बफेट पोर्टफोलियो इनकम की वजह से अमीर बने हैं। और वही अगर बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप और इस किताब के लेखक रॉबर्ट के बारे में, तो उनका इनकम जो है पैसिव इनकम की वजह से वो अमीर थे। लेखक के रिच डैड हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपने ऑर्डिनरी इनकम सोर्सेस को जल्द से जल्द पैसिव इनकम में बदल देना चाहिए, यानी अपना पूरा ध्यान एसेट का कॉलम बढ़ाने पर देना चाहिए। चलिए एक और बात समझते हैं, फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। आपको लर्निंग पर फोकस करना होगा, अपने दिमाग को फाइनेंशियली ट्रेंड करना होगा। आपका माइंड फाइनेंशियली ट्रेंड होगा तभी वह नए फाइनेंशियली अवसरों को देख पाएगा। कोई भी चीज़ सीखते हुए आपको अपना माइंड खुला रखना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग जब उनके सामने कोई नया विचार आता है तो उसे सही से नहीं सुनते हैं या अनसुना कर देते हैं। वहीं पर जो सही से बुद्धिमान होते हैं वह नए विचारों को खुले मन से स्वागत करते हैं, उसे तुरंत नोट कर लेते हैं और वह बोलते कम और ज़्यादा सुनने पर फोकस करते हैं। आज के समय में जो अलग अलग एसेट हैं जैसे कि ज़मीन, शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड, नए बिजनेस इत्यादि, आपको किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले अपना दिमाग खोल कर रखकर उसका अध्ययन करना चाहिए। जो लोग लर्न की जगह पर अर्न का फोकस करते हैं वह पैसे तो कमाते हैं लेकिन उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, फिर आगे चलकर किसी न किसी फाइनेंशियली समस्या को फंस जाते हैं। और फाइनेंशियली नॉलेज ना होने की वजह से लोग अपने आसपास चल रही जल्दी से अमीर बनने वाली किसी योजना में किसी के कहने पर पैसा लगा देते हैं, फिर उसके बाद वह कंपनी उसका पैसा लेकर भाग जाती है। इसलिए लेखक के रिच डैड ने उन्हें कहा है कि पहले लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए, बाद में अर्निंग पर। फाइनेंशियली लर्निंग आजीवन चलती है वाली प्रक्रिया है। जब भी तुमसे गलती होगी तो तुम उससे सीखो और अगले समय पर गलती ना करो। गलतियों से बिल्कुल ना डरो। जब कोई जीतने के लिए खेलता है तो उससे गलतियां होती ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस गलती से सीख कर आगे अच्छा करना। रिच डैड ने लेखक को रिस्क मैनेजमेंट यानी कि जोखिम प्रबंधन सीखने को कहा है और साथ ही एक उदाहरण से स्पष्ट किया है कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है
तो वह रिस्क है। इसको कम करने के लिए पहले आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। इसी तरह फाइनेंशियली रिस्क को भी फाइनेंशियली ज्ञान और स्किल डेवलप करके काम किया जाता है। इसलिए किसी भी एसेट में निवेश करने से पहले उसके बारे में सही से जानना और उसके बारे में स्किल डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए अब हम आगे जानेंगे कि लेखक अपने फाइनेंशियली ज्ञान और स्किल का उपयोग कैसे कैसे करते हैं पैसे बनाने के लिए। 1989 में रॉबर्ट अमेरिका में जहाँ रह रहे थे, उनके पास ही जहाँ वो रहते थे वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ के अधिकतर घरों पर सेल के बोर्ड लगे हैं। उस समय अमेरिका में मंदी आ गई थी, शेयर बाजार टूट चुका था और वहाँ की रियल एस्टेट का बाजार भी बहुत ही खराब हालत में था। उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक घर के नोटिस बोर्ड पर बहुत दिनों से सेल का बोर्ड लगा हुआ है। तब उस घर के मालिक से मिले। उन्होंने उसके मालिक से पूछा कि यह घर कितने में बेच रहे हो। उसने कहा मैंने बहुत दिनों से इस घर को बेचने के लिए बोर्ड लगाया है, लेकिन कोई भी यह घर देखने के लिए और दाम पूछने के लिए नहीं आया, तो आप ही घर देख लो और मुझे इसका दाम बताओ। रॉबर्ट को वह घर बहुत पसंद आया और उन्होंने वह घर $20,000 में खरीद लिया। फिर उसके बाद उन्होंने उस घर में किराएदार रखे। 1-2 साल बाद जब उस स्थान पर रियल एस्टेट का मार्केट बढ़ने लगा तो लोग उस स्थान पर घर खरीदने लगे। उस समय उन्होंने $20,000 में खरीदा था वह घर, लेकिन $95,000 में उस घर को बेच दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने सिर्फ उस घर के दाम में ही मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि उससे किराएदार रखकर भी उसमें पैसा कमाया। उससे 1 महीने बाद फिर उन्हें एक अच्छा फ्लैट मिला जिसका मालिक जर्मनी का था। उन्हें एक एरिया के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वह बस फ्लैट को जल्द से जल्द बेचने के लिए जाना चाहते थे। अब लेखक उसके पास मेल भाव करने पहुंचे और फ्लैट भी खरीद लिया। 2 साल बाद लगभग 1.5 गुना दाम पर उस फ्लैट को भी बेच दिया। उस पैसे से फिर उन्होंने एक मंदी वाले एशिया में घर खरीदा और जब वहां पर मंदी खत्म हुई तो उसे बेचकर उसे अच्छा मुनाफा कमाया। तो दोस्तों, अंत में लेखक पुनः एक बार याद दिलवाने की कोशिश करते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, वही अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। अमीर लोग अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने में लगे रहते हैं, उन्हें उससे मुनाफा मिलता है। इस तरह से उनका पैसा उनके लिए लगातार काम करता रहता है। चलिए अब जानते हैं रिच डैड एंड पुअर डैड किताब की सारांश, वो भी बहुत शॉर्ट शब्दों में। जो अभी हमने पढ़ा है, जो हमने अभी सीखा है, उन चीज़ों को एक बार और से रिपीट करने का एक मौका है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या क्या जाना, क्या क्या सीखा। चलिए एक बार और जानते हैं मेन मुख्य बिंदु को। पहली सीख मिलती है, हर बार जब आप सोचते हैं कि आप जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो कोई और सोचता है कि वह कर सकता है, अर्थात सकारात्मक सोच की बात की गई है। सफल होने का सबसे पहला सबक होता है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच रखते हुए मनुष्य उन सभी मुश्किलों हालातों को आसानी से निकल जाता है जो मुश्किलें पहाड़ जैसी लगती है। रॉबर्ट के पिता की सोच नकारात्मक है, जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता की सोच सकारात्मक। नकारात्मक सोच वाले कभी प्रश्न नहीं करते, जबकि सकारात्मक सोच वाले हमेशा प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने वाले हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न करना मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, साथ ही मंजिल पाने के रास्ते भी निकालता है। लेखक अपनी पुस्तक में कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सकारात्मक सोच ही रखनी चाहिए, जिससे कि वह हर विपत्ति परिस्थितियों में अपने दिमाग को एक्टिव रख सके और मुश्किलों से बाहर निकल सके। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमें सीख मिलती है वो है अमीर और गरीब का दर्शन। अमीर और गरीब का दर्शन यह है कि अमीर अपने पैसे का निवेश करते हैं और जो बचा है उसे खर्च करते हैं। गरीब अपना पैसा पहले खर्च करते हैं और जो बचा है उसे फिर निवेश करते हैं। चलिए जानते हैं थोड़ी विस्तार से। लेखक ने अपनी पुस्तक रिच डैड एंड पुअर डैड में बताया है कि मनुष्य को संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए। संपत्ति धन को दुगुना करती है और दायित्व धन और पैसों में कमी लाता है। अमीर लोग पैसे आने पर सबसे पहले उनका निवेश करते हैं, बाकी बचे पैसों से अपने लिए सुविधाएं इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब लोग पैसे आने पर सबसे पहले दायित्व को पूरा करते हैं। उनके बाद बचे हुए पैसे को निवेश करते हैं। निवेश किया हुआ पैसा ही इन्वेस्टमेंट में होता है, जो भविष्य में प्रॉफिट दिलाता है। प्रत्येक मनुष्य को पैसे कमाने के लिए सबसे पहले निवेश पर ध्यान देना चाहिए। निवेश होगा तो ही प्रॉफिट होगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या है सीख, जानते हैं तीसरा पॉइंट। अमीर और गरीब के बीच अंतर ये है कि वह अपने समय का उपयोग कैसे करते हैं। समय का उपयोग के बारे में जानेंगे। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच फर्क बस इतना ही होता है कि वह किस तरह से अपने जीवन में आए मौकों की पहचान करता है और उसका लाभ उठाता है। सही समय पर मौके का लाभ उठाना ही सफल व्यक्ति की पहचान होती है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नंबर 4 का सीख है। पैसे के लिए काम मत करो, उसे आपके लिए करने दो। पैसे से काम कराना।
चलिए जानते हैं पैसे से काम कैसे कराने की बात की गई है इस किताब में। रॉबर्ट ने रिच डैड एंड पुअर डैड में पैसे कमाने की कला बताते हुए कहा है कि मनुष्य को पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए और ना ही पैसे की लालच रखनी चाहिए। मनुष्य को केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसे को हमारे लिए काम करवाना आना चाहिए। पैसों से काम करवाने की कला अगर आ जाती है आपको, तो अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। पैसा ही और ज्यादा पैसा कमा सकता है। यस, मनी बिगेस्ट मनी। चलिए अगली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो नंबर 5 है। 5वीं पॉइंट समझते हैं। सभी लोग अपने पैसे को कहीं न कहीं सहेज कर रखते हैं। कोई बैंक में सहेजता है तो कोई अपने घर की अलमारी में सहेजता है, जबकि लेखक ने यहाँ सहेजने को इन्वेस्टमेंट से जोड़ा है। ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे प्रॉफिट हो। पैसे को ऐसे जगह लगाना चाहिए जहां से आमदनी आ सके, बेनिफिट हो सके। इस पुस्तक में इन्वेस्टमेंट के सारे तरीके बताए गए हैं। इन्वेस्टमेंट कब, कहां और कितने करना चाहिए, इसकी समझ बहुत जरूरी है। तभी किसी चीज के बारे में जाकर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए, तभी पैसे को आमदनी होगी और जिंदगी पहले से थोड़ी बेहतर हो जाएगी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा हर चीज में जोखिम होता है, इसलिए इससे बचने की बजाय जोखिम का प्रबंध करना सीखें, जोखिम उठाना सीखें। इस किताब में इस बात की भी चर्चा की गई है। चलिए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। काम छोटा हो या बड़ा, जोखिम सभी में होता है। कुछ लोग जोखिम के डर से काम को छोड़ देते हैं, तो कुछ लोग जोखिम उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो जोखिम को पार कर लेता है वही सफल होता है और पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट के पिता एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं जो हमेशा एक सिक्योर लाइफ और जॉब चाहते हैं, जिस वजह से वह लाइफ में कभी भी जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं। जबकि रॉबर्ट के दोस्त के पिता हमेशा जोखिम उठाते हैं और जोखिम को मैनेज करना सीखते हैं। रिच डैड एंड पुअर डैड पुस्तक में हमें जोखिम से बाहर निकलने की बात सिखाई गई है। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। फोकस, अर्थात सफल होने तक एक पाठ्यक्रम का पालन करें। थोड़ा इससे विस्तार से जानते हैं। FOCUS, फोकस। सफल होने तक एक पाठ्यक्रम का पालन करें। रिच डैड एंड पुअर डैड में इस बात का भी जिक्र किया गया है। चलिए जानते हैं थोड़ी विस्तार से। रिच डैड एंड पुअर डैड पुस्तक दुनिया भर में लोगों को पैसा कमाने के तरीके के लिए प्रसिद्ध है। सभी एकेडमिक संस्थान पढ़ना, नौकरी करना तो सिखाते हैं, लेकिन कोई भी संस्था ये नहीं सिखाती कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाए जाते हैं। रॉबर्ट की यह पुस्तक कमाने और सारे गुण बताती है, साथ ही बिजनेस करने और इन्वेस्टमेंट करने के भी सारे तरीके को बताती है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको मार्केटिंग और पैसे की समझ मिलती है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लाखों लोग ने अपनी जिंदगी बदली है, लाखों लोग ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगा तो आपका जीवन भी बेहतर होगा। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए कोई विशेष आयु की जरूरत नहीं है, कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक को हर वर्ग का, हर उम्र की व्यक्ति पढ़ सकता है और इससे भी लाभ उठा सकता है। यह पुस्तक हर हाल में आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब रहेगी। मनुष्य को कामयाबी की तरह निरंतर बढ़ने के लिए रिच डैड एंड पुअर डैड पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस किताब ने पैसों के बारे में मेरी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। यह किताब आपको पैसे के बारे में सही समझ प्रदान करती है और यह बताती है कि आप किस प्रकार से अमीर बन सकते हैं। इस किताब के द्वारा लेखक का मकसद है कि लोगों को ऐसे शिक्षा प्रदान की जाए जो लोगों को उनके स्कूल से नहीं प्राप्त हो सकी है, वो अब करेंगे। अक्सर माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि मन लगाकर पढ़ो और अच्छे अंक लाओ ताकि बाद में तुम्हें अच्छी नौकरी मिल सके। लोगों की इसी मानसिकता के कारण जब बच्चे डिग्री पूरी करके नौकरी की तरफ आकर्षित होते हैं तो उन्हें अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पाती। यह किताब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सेलर साबित हुई है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े लेखक रिच डैड पुअर डैड किताब के बारे में सकारात्मक राय दी है। अंत में लेखक ने बताया है कि कैसे उन्होंने मात्र $7,000 में कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। अगर बात की जाए बेस्ट मोटिवेशनल बुक फॉर स्टूडेंट्स की, तो मैं इसी किताब के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यह स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि इसमें पैसे की समझ के बारे में चीज़ों को बताई गई है जिन्हें आपका स्कूल नहीं सिखाता। तो दोस्तों, यह थी रिच डैड एंड पुअर डैड की हिंदी समरी, जो मैंने आपको पूरी स्टोरी इन शॉर्ट में बताया है। आपको इस किताब में दिए गए नियमों का अमल में लाना होगा, तभी जाकर आप जल्दी से अमीर बन पाएंगे। अब ये आपके हाथ में है कि आप जो पैसा कमाते हैं उसे पूरा खर्च करते हैं या सबसे पहले खुद को पे करने की कोशिश करते हैं या बचाते हैं। ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यदि आप इस किताब को पूरी पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारे वेबसाइट में, या फिर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं। चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।